हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास का जो अभी आप लोगों का सेंटर एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम का जो आप लोगों का साइंस का पेपर हुआ है, उस पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा है यहाँ पर 10th साइंस बिहार बोर्ड सेंटर एग्जाम, जो है आप लोग सेंटर एग्जाम हो रहा है, ये लिखा गया बीबी आंसर की। आज हम लोग आंसर की डिस्कस करने वाले, किसका? सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना साइंस में, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोग का साइंस का पेपर, जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा गया सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2024। चलिए तो आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लेंगे लोग। आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो 80 कर दो। ओके, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? अब वक्रता त्रिज्या दी है 32, फोकस दूरी पूछा गया। तो हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी क्या होगा? 16 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? प्लस में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी कर दो। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। एंड ऑप्शन नंबर होगा सी। तो सी टी कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्ध्य एक तरह से क्या होता है? दूरी होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या दिया। ऑप्शन नहीं दिया जूल के रूप में, तो जूल तो ऊर्जा का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी दे एंगस्ट्रॉम के रूप में, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम होता है दूरी का मात्रक। आप लोग पढ़ेंगे लोग, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, यानी क्या है? दूरी का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी कर। ओके, सी क्यों नहीं? एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी कर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। आवर्धन का मात्रक क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आवर्धन मात्रकहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी करें। ओके, हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों को मंथली एग्जाम में भी आया था, तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसे जो आपको मंथली एग्जाम में आ चुके हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये इसमें, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? आवर्धन का मान पूछा था। एम का फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण के लिए होता है -v/u, और लेंस के लिए क्या होता है? v/u। किसके लिए पूछा गया है? गोलीय दर्पण के लिए, -v/u हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगी, बी अपरिवर्तित रहेगी, डी सी घट जाएगी, डी कुछ निश्चित नहीं है। चेक करते हैं किसका बात किया यहाँ पर? अवतल दर्पण का बात किया है। तो अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु, अब देखिए अब पढ़ेंगे इस तरह से। अवतल दर्पण है, ये वाला क्या होता है? ध्रुव, यहाँ पे होता है फोकस, और यहाँ होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, अब बोला गया यहाँ पर सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए। दर्पण से दूरी क्या करें? बढ़ा दे। अब एक काम करते हैं, वस्तु को हम यहाँ ध्रुव के पास हटा कर रखते हैं। जब वस्तु को ध्रुव के पास हटा कर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? ध्रुव के पास ही बनेगा, पास ही बनेगा। अब यदि वस्तु को हम इधर लाएं तो प्रतिबिंब क्या होगा? इधर भागेगा। जब वस्तु को इधर लाएं तो प्रतिबिंब क्या होगा? इधर भागेगा। हम देख रहे हैं वस्तु दूरी बढ़ा रहे हैं, तो प्रतिबिंब दूरी भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? यह ध्रुव से आगे जा रहे हैं, बढ़ रहा है। अब यदि हम फोकस पर जाए तो वस्तु फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब फोकस को और इधर लें वस्तु को, जब वस्तु इधर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा? और इधर शिफ्ट होगा। जैसे वस्तु को सी पर लाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? सी पर जाएगा। तो इधर हम देख रहे थे वस्तु दूरी बढ़ा रहे थे तो प्रतिबिंब दूरी बढ़ रहा था, बट इसके इधर आए तो क्या हुआ? वस्तु दूरी बढ़ रहा है तो प्रतिबिंब दूरी धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यहाँ पर दिया बढ़ जाएगी, बी दिया अपरिवर्तित, तो अपरिवर्तित तो रहेगा नहीं, सी दिया घट जाएगी, डी दिया कुछ निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, कुछ निश्चित नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या है? तो फोकस दूरी यानी एफ, वक्रता त्रिज्या यानी आर, यानी f/r पूछा है। तो f इक्वल टू मार्क लिख सकते हैं 2f, f कैंसिल यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी। तो बी टी कर देंगे। इसे भी पता है फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी 1/2 होगा, तो 1/2 आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अब देखिए नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या, ये मान लीजिए क्या है? ये है नेत्र लेंस। जब इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी कम होगी, और जब फोकस दूरी कम होते क्या होगा? प्रकाश की किरणों को नजदीक में ही क्या फोकसित कर देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर फोकसित कर दिया, तो हम लोग निकट दृष्टि दोष में पढ़े थे लोग, क्या होता है? जो प्रतिबिंब होता है रेटिना का और इधर ही फोकसित हो जाता है। तो ऐसा किस दोष में होता है? ये होता है निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी टी कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, कांच के अवतल लेंस की
वायु में शक्ति होती है। तो कांच के अवतल लेंस की शक्ति के बाद क्या है, तो शक्ति, तो पी का फॉर्मूला क्या था 1/f। तो जो फोकस का चिन्ह होगा वही शक्ति का चिन्ह होगा। यदि फोकस पॉजिटिव तो शक्ति भी पॉजिटिव, फोकस नेगेटिव शक्ति नेगेटिव। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो शक्ति भी क्या होगी, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। एमीटर से किसे मापते हैं लोग, विद्युत धारा को मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए, ए टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा। श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ये तो नवीकरणीय है। बी दिया कोयले से प्राप्त ऊर्जा, सी दिया जल से प्राप्त ऊर्जा, डी दिया पवन से। तो जल भी नवीकरणीय है, पवन भी नवीकरणीय है, सूर्य भी नवीकरणीय, तो अनवीकरणीय कौन है, कोयला, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर का, शक्ति का। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। हम जानते हैं 1 किलोवाट को हम लोग यूनिट बोलते हैं, तो और जो भी हम बिजली बिल पे करते हैं, जो बिजली बिल आता है किस रूप में आता है, यूनिट रूप में आता है, यानी किलोवाट घंटा के रूप में आता है। ओके, एक किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित कौन करता है, जिससे कुछ अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन ए दिया समतल दर्पण, बी दिया है गोलीय दर्पण, सी दिया कांच की पट्टी, डी दिया प्रिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रिज्म। क्या होगा, प्रिज्म। समतल दर्पण नहीं करेगा, गोलीय दर्पण नहीं करेगा, कांच की पट्टी नहीं करेगा। कांच की पट्टी में सिर्फ क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन उत्पन्न होता है, विक्षेपण नहीं होता है। ठीक है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, ये है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। ऑप्शन नंबर ए उच्च दाब की हवा, गतिमान हवा, स्थिर हवा, ऑप्शन नंबर बी होगा गतिमान हवा। क्या होगा, गतिमान हवा। अगला क्वेश्चन दिया, वर्ण विक्षेपण असंभव है। ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, बी कांच में, सी फाइबर में, डी जल में। ऑप्शन नंबर ए निर्वात में। निर्वात में वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है, कांच में हो सकता है, क्योंकि कांच क्या है, एक माध्यम, इसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होता है। फाइबर भी एक माध्यम, इसका भी कुछ अपवर्तनांक होता है। जल क्या है, एक माध्यम, इसका भी कुछ अपवर्तनांक होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, निर्वात में वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, 100 वाट 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा क्या होगी। अब हम देखिए ध्यान से, ये क्या दिया 100 वाट 200 वोल्ट, इसका मतलब क्या होगा, यदि बल्ब को 200 वोल्ट सप्लाई देंगे तो वो कितना वाट का काम करेगा, 100 वाट का काम करेगा, यानी 100 जूल प्रति सेकंड एनर्जी पे। इसका मतलब ये। ओके, अब बोल रहा है कि 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर, इसको 100 वोल्ट से ही जोड़ रहे हैं, तो किसका मान बोला है, धारा का मान पूछा है। लेकिन हम 200 वोल्ट पे काम कर रहा है 100 वाट। अब इसी को जब 100 वोल्ट से जोड़ेंगे तो कंफर्म में 100 वाट काम नहीं करेगा, इसे कम वाट काम करेगा। खैर आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, धारा क्या होगी। अब देखिए डिग्री जो निकालने इसमें भिड़ते हैं, धारा निकालना है ना, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो V/R देखिए कितना वोल्ट पे जोड़ रहे हैं, 100 वोल्ट, तो लीजिए 100। अब बटा में चाहिए R के, इसमें क्वेश्चन में R दिया है, नहीं दिया है ना, तो R का मान निकालना हो, कहां से, यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, P का मान दिया है 100 वाट, ध्यान देंगे 100 वाट, V का मान दिया है 200 वोल्ट, तो V बराबर 200 वोल्ट, हमें क्या चाहिए R, ताकि यहाँ से R निकाल। अब देखिए किस फॉर्मूला में 3 होता है, तो फॉर्मूला पढ़ेंगे P बराबर V² R। अभी हम वैल्यू पुट करते हैं, R को यहाँ कर दे, R इक्वल टू क्या आएगा, V² बटा P। V का मान कितना दिया है 200, तो 200 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दे, 200 गुणे 200। अब बटा में P का वैल्यू कितना दिया 100 वाट, तो 100, 0000 कैंसिल, ये कितना गया 2 दूना 400, यानी कितना गया, R का मान आ गया 400, कितना गया 400, तो यहाँ रख देंगे 400, तो कितना गया 1/4, 1/4 कहीं दिया है 1/4 यानी 0.25, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो डी टी कर दो। ओके चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए छोटा होगा, बी समान साइज का बना रहेगा, सी बड़ा होगा, डी में से कोई नहीं। अब देखिए क्या क्या बोला गया है, वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर, अच्छा तो ये हमारे नेत्र से वस्तु की जब दूरी बढ़ती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, उसका साइज क्या होता है, घटता है, साइज क्या होता है, घटता है, इसलिए दूर की वस्तु क्या होती है, छोटी दिखाई देती है।
तो एक्चुअली में जब प्रतिबिंब का साइज होता है किस पर डिपेंड करता है, दर्पण कोण पर डिपेंड करता है। इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में विजुअल एंगल। कैसे समझिए, मान लीजिए क्या है, नेत्र है, ओके, मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे क्या है, एक वस्तु। अब ये वस्तु कितना कोण बना रहा है, देखिए ये वस्तु इतना कोण बना, इसी को हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल यानी दर्शन कोण। ओके, अब इसी वस्तु को हम थोड़ा दूर लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर अब ये कोण क्या बनेगी, तो ये कोण छोटा बनेगा, ये कोण छोटा हो गया, तो यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, ये रेटिना पर। पहले इतना बड़ा प्रतिबिंब था, अब इतना बड़ा प्रतिबिंब, देखिए तो प्रतिबिंब का साइज घटा कि बढ़ा, घट रहा है। तो जैसे जैसे वस्तु दूर जाएगा वैसे वैसे रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, घटेगा। इसमें प्रतिबिंब दूरी चेंज नहीं होता है, प्रतिबिंब दूरी हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्रतिबिंब का साइज क्या हो, छोटा होगा। तो जब वस्तु हमसे दूर जाता है ना, उसका प्रतिबिंब का आकार छोटा, इसलिए जहाज जो दूर रहती है क्या होती है, छोटी दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ए, 80 करेंगे। देखिए यहाँ पर वस्तु की नेत्रों से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, जूल बराबर कूलम भागा बोल्ट, जूल बराबर बोल्ट भागे कूलम, जूल बराबर बोल्ट इनटू एम्पियर। चलिए चेक करते हैं, आइए ऑप्शन नंबर ए से करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, जूल। जूल किसका मात्रक है, कार्य यानी डब्ल्यू, समझिए बड़े से। कूलम किसका मात्रक है, आवेश यानी क्यू। बोल्ट किसका मात्रक है, भी। भी मतलब विभव लीजिए, विभवांतर लीजिए। ओके, तो ये तीनों किस फॉर्मूला में, फॉर्मूला में v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, तो हम डब्ल्यू इक्वल टू क्या ले सकते हैं, v इंटू क्यू। इसका मतलब क्या होगा, v माने बोल्ट, क्यू माने कूलम, यानी जूल के बदले हम लिख सकते हैं कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट। तो जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो dt करेंगे, dt करेंगे, ऑप्शन नंबर dt करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इन ऑप्शन नंबर सी, ct कर। बोल्ट बराबर है, तो एक बोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए तो v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू का मात्रक जूल और क्यू का मात्रक कूलम, तो जूल पर कूलम, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। एक बोल्ट बराबर एक जूल पर कूलम। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, देखिए अब केमिस्ट्री के सवाल है यहाँ से। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, C6H6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ct कर देंगे। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व क्या रहते हैं, तो आप लोग पढ़े लोग निकेल और क्रोमियम, तो ऑप्शन ए दिए चांदी एवं निकेल, बी दिए निकेल एवं क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 11, 11 लिख दीजिए। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा में 8, 8 2 10, और कितना बचा, 1, तो 1। अब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। जब आप H2 का संरचना बनाए होंगे तो कुछ ऐसा बना होगा। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड होता है। कैसे, आप ऐसे बनाए होंगे, H, इसको एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है, इसको जरूरत है, कितना बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है, यानी एक बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अब एक अणु में क्या क्वेश्चन बोला है, कितने ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो कितना है, 6, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, तांबा का परमाणु संख्या यानी कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ct कर देंगे। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, इथेन की बात किया तो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, एथ, इथ माने कितना कार्बन, 2 कार्बन, इसमें n मतलब सिंगल बॉन्ड, इसको कितना घट रहा है, 3, यहाँ पर 3 बॉन्ड देंगे, इसको कितना घट रहा है, 3, तो 3, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। अब जहां जहां बॉन्ड होकर देंगे H, ये चीज आप लोग पढ़े थे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितने सहसंयोजक बंधन है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अम्ल राज्य के ताजा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होता है, तो नाइट्रिक अम्ल 1 होता है, यानी 3 अनुपात 1 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो dt कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह, समूह यानी वर्ग, कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कितने वर्ग है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, 18 वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्ग है, 7 वर्ग है, कितने वर्ग है, 18 वर्ग है। इसमें क्या बोला गया, समूह, समूह यानी वर्ग यानी ग्रुप, देखिए यहाँ पे लिखा गया ग्रुप, तो कितने वर्ग है, 18 वर्ग। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी, ct कर। ओके,
अगला क्वेश्चन दिया है ह्रासित भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नलिखित में किससे होता है? यानी जो भूमिगत जल का ह्रास होता है उसका पुनः पूर्ति किस द्वारा होता है? ऑप्शन ए दिया तालाब के जल द्वारा, बी दिया वर्षा के जल, ऑप्शन नंबर बी होगा वर्षा के जल से होता है। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक मिनट, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? अब बताना है 4 ऑप्शन में कौन धातु है। अब कौन धातु है कौन अधातु है सबका परमाणु संख्या पता है ना, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के पता कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग पढ़े थे लोग, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब धातु होते हैं, और ऐसा क्या होता है धातु होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए अब यहाँ पे कितने, इसका परमाणु संख्या कितना है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और कितना बचा 7, तो 7 2 9, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ 7, तो ये क्या है अधातु है। क्या है अधातु, इसकी बात करते हैं। 2 दूसरे में कितना आएगा 8, 8 2 10, 10 2 12, देखिए 2 आ गया। हालांकि 12 ऐसे पढ़ेंगे, 12 किसका होता है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है, मैग्नीशियम धातु होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। लास्ट क्वेश्चन में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बाकी लिख कर देख लीजिए। यहाँ 2 तो यहाँ 6, 6 2 8 के 6, 2 से 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन है दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसका बात करें तो 2 और 4, इसे पढ़े लोग कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, यहाँ पर 6 दिया है, ये क्या होगा अधातु होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, क्योंकि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या शून्य किस में होती है? हाइड्रोजन में होती है, क्योंकि आपको हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या। हालांकि हाइड्रोजन के समस्थानिक भी होते हैं, एक होता है ड्यूट्रियम, एक होता है ट्रिटियम, इसमें 0 नहीं होता है न्यूट्रॉन, इसमें 0 होता है। कैसे 1 - 1 करोगे कितना आएगा 0 आएगा। तो ऑप्शन ए हीलियम, हीलियम नहीं होगा, लिथियम नहीं होगा, रेडॉन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर देंगे, यानी हाइड्रोजन होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है कहलाते हैं। तो जिनके अणु सूत्र समान संरचना सूत्र अलग अलग क्या कहलाते हैं? समवयी कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया समवयी, अपरूप, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर। ओके अगला क्वेश्चन, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय? तो हम लोग पढ़े थे लोग पीएच मान, जैसे अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है। तो जब पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जैसे पीएच मान 7 से अधिक होता है क्या होता है क्षारीय होता है, और 7 वाला उदासीन होता है। तो जितना पीएच मान 7 से कम होगा उतना ही अधिक अम्लीय होगा, यानी पीएच के मान घटने से अम्लीयता बढ़ता है। तो बोला कौन सबसे अधिक अम्लीय है? पीएच मान 1 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, तो सबसे कम पीएच मान किसका है? ऑप्शन नंबर ए का है, तो ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक अम्लीय होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। यहाँ लिखा है अधिकतर, यहाँ पूरा धातु कहने लिखा है, तो आप लोग पढ़े थे कुछ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं अम्लीय क्षारीय दोनों भी होते हैं, इसे हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसलिए यहाँ बोला अधिकतर धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या यानी वर्ग की संख्या कितनी है? 8 है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह का सदस्य? कौन समूह है यानी कौन सा वर्ग? तो आप लोग पढ़े थे लोग वर्ग 16 याद है ना, 18 में था हेने और फर्जीरोन, उसके पहले 17 में था हेलोजन वाला, उसके पहले क्या था OH यानी ऑक्सीजन था। अब इसे पता है वर्ग संख्या निकाल भी सकते हैं, कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से, ठीक है। बट आपको पीरियोडिक टेबल दिमाग में होगा कैसे बनाए थे, क्या क्या होता है आप जानते हैं लोग। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूरा भरा होता है, उसे ऑप्शन नंबर ए हेलोजन, उत्कृष्ट गैस, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बी, उत्कृष्ट गैस होगा। हेलोजन कौन होता है? हेलोजन वर्ग 17 वाले होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो पढ़े हैं तो वो तो पूरा नहीं भरा होता, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्षारीय पार्थिव तत्व वर्ग 2 के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा तत्व। तो मृदा बोले पार्थिव बोले बात है क्या? ओके भूमिज तत्व भी इसे बोलते हैं। उत्कृष्ट गैस होगा यानी वर्ग 18 वाला तत्व जिनके अंतिम कक्षा क्या होता है? पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा किनकी मिश्र धातु है? तो हम जानते हैं कॉपर और टिन, तो ऑप्शन नंबर ए दिया कॉपर सिल्वर, आयरन निकेल, कॉपर जिंक, कॉपर टिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, कॉपर और टिन। ओके आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें, क्षैतिज मतलब ये वाला, ये कतारें कितनी होती है? 7 होती है ना। इन कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा आवर्त। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है।
पहले कक्षा में 2 तो दूसरा में 5, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है अम्ल का जलीय विलयन। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में। अब अम्ल का विद्युत का चालन क्यों करता है? तो हम जानते हैं कि अम्ल जल में क्या होता है? H+ आयन देता है। तो ऑप्शन ए दिया अभिलय होता है, बी दिया विलय होता है, सी दिया आयनित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, आयनित होता है। ओके, अगला ऑप्शन दिया जिंकाइड किस धातु का अयस्क है? तो जिंकाइड किस अयस्क से? जिंक का है, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी। तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई। अब ये अम्लीय है कि क्षारीय उदासीन है, कैसे पता करते? यदि ये अम्ल हुआ तो अम्लीय, क्षार हुआ तो क्षारीय, लवण हुआ तो लवण में ध्यान दीजिएगा। तो पढ़े थे लवण में 3 टाइप होता है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। तो वो चेक करना है कौन सा लवण। चलिए चेक करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, देखिए अमोनियम है ना, अमोनियम मतलब NH4, OH लगाते हैं, देखिए बन गया क्षार हो गया। क्या हो गया? क्षार। और यहाँ देखिए क्या है? क्लोराइड यानी Cl है, तो Cl है तो यहाँ पर H लगेगा, तो HCl होगा, यानी ये वाला क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? HCl और NH4OH यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? बनता है अमोनियम क्लोराइड। ये वाला है अम्ल, ये वाला है क्षार यानी भस्म। तो अम्ल भस्म मिलकर क्या बना देता है? ये लवण बनाता है। अब देखिए पढ़े थे लोग, जब प्रबल अम्ल प्रबल भस्म से मिलता है या दुर्बल अम्ल दुर्बल भस्म से मिलता है तो सामान्य लवण बनते हैं, वो उदासीन होता है। बट यदि किसी एक का प्रबलता ज्यादा हो गया तो उदासीन नहीं होता। अब बताइए अब HCl क्या है? तो HCl है प्रबल अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? दुर्बल क्षार। जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार दोनों रिएक्शन करके लवण बनाएंगे तो लवण का प्रकृति क्या होगा? तो उसकी प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगी। अम्ल क्या है? प्रबल है ना, तो लवण क्या होगा? अम्लीय होगा, यानी अम्ल का प्रभाव ज्यादा होगा। तो ये वाला जो अमोनियम क्लोराइड लवण है, ये कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 करेंगे। यानी इसकी जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल। ओके, चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? अब आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन नहीं कर सकता? धातु तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अधातु नहीं करते। हालांकि धातु में भी कुछ आसानी से, ज्यादा आसानी से करते हैं, कुछ थोड़ा मुश्किल से करते हैं। बट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया। ऑप्शन दिया कैल्शियम, कैल्शियम धातु है। सी दिया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी धातु है। डी दिया सोडियम, सोडियम भी धातु है। बी दिया फ्लोरीन, यह धातु है। तो ये जो तीनों धातु है, तो धातु तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करते हैं, परंतु धातु नहीं करता। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो हम जानते हैं शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है, मुलायम होता है, इसकी कठोरता बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ मिलाते हैं। तो यही बोला गया कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सामान्यतः क्या मिलाया जाता है? चांदी यानी Ag और कॉपर मिलाया जाता है, चांदी और कॉपर। तो ऑप्शन ए दिया आयरन, बी दिया ए सोना ही, तो सोना में सोना काहे मिलाएंगे, सी दिया कॉपर और डी दिया जिंक। तो देखिए कॉपर यानी ऑप्शन नंबर सी, क्या टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद क्या होता है? तो अम्ल जलीय विलयन स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन है MgO। Mg क्या है? धातु, धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। बी दिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु, धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होते हैं। बट क्वेश्चन बोलेगा अम्लीय। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर धातु, धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होते हैं। डी दिया SO2, सल्फर का ऑक्साइड है, तो सल्फर अधातु है, तो अधातु ऑक्साइड क्या है? अम्लीय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक करेंगे। क्या करेंगे? डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक परमाणुविक अणु के रूप में रहता है? यानी कौन एक परमाणु के रूप में रहता है? वो मतलब अणु नहीं बनाता है। जैसे कि H क्या है? H2 के रूप में रहता है। O क्या है? O2 के रूप में रहता है। तो कौन है जो एक परमाणु? ऑप्शन ए दिया सल्फर, तो सल्फर के बारे में पढ़ेंगे, एसिड भी पढ़ेंगे। बी दिया आर्गन, तो आर्गन क्या है? अक्रिय कैसे? तो किसी से क्रिया नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी। हाइड्रोजन H2 के रूप में रहता है, क्लोरीन Cl2 के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। इसकी आणविकता कितनी होती है? 1 होती है। परमाणुकता कितना होता है? 1 होता है। चलिए क्लोरीन में क्या होता है? 2 होता है ना, Cl2 होता है ना। हाइड्रोजन क्या होता है? H2 होता है। बट आर्गन क्या होता है? Ar के ही रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। ऑप्शन नंबर ए अवशेषीय अंग, अवशेषित अंग है तो नहीं, क्योंकि इसका कम होता है ना। बी समजात अंग, सी असममित। तो समजात अंग के बारे में पढ़ेंगे। समजात अंग में क्या होता है? कार्य अलग अलग होता है। बट पक्षी और चमगादड़ दोनों का पंख का काम क्या है? काम सेम है। ये समवृत अंग होते हैं, यानी एक समान कार्य करने वाले होते हैं।
तो समझाता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, असमजातम। क्या होगा? असमजातम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर में क्या पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, एटिकल। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अंडोत्सर्ग का कारण है। ऑप्शन नंबर ए एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी दिया है एफएसएच, सी दिया एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, एटिकल। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण। मछली को घास खाता है, गलत। घास को बकरी खाता है, सही है। बकरी को बाघ खाता है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, बीटिकल। ओके, अगला भी ऑप्शन देख लीजिए, क्या चिड़िया को सांप खाता है? नहीं। बकरी को घास खाता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बीटिकल। ओके, ऐसे भी मान लीजिए चिड़िया को सांप खाता भी है, तो क्या सांप को घास खाता नहीं खाता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, घास को बकरी, बकरी को बाघ। अगला क्वेश्चन दिया है, बीज विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। ऑप्शन नंबर डी होगा, किससे? बीजांड से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? ऑप्शन ए दिया है आम, बी दिया हाइड्रिला, सी दिया है नागफनी, डी दिया है कनेर। तो जनरली जलीय पौधे में क्या होते हैं? रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी, हाइड्रिला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बीटी कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इन ऑप्शन नंबर सी, सिटी कर दिया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सामान्य स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक सामान्य स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक्स एक्स मिलता है, और नर में क्या मिलता है? एक्स वाई मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सिटी कर देंगे। ओके, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? हालांकि प्रयोग का सवाल, प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे आपको पता लगेगा। तो प्रयोग में सब क्वेश्चन आता है, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, नीला काला। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इन ऑप्शन नंबर बी, बी टिक कर देंगे। चलिए होती है, ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी, बी दिया है परजीवी, सी दिया है मृतजीवी, डी दिया है प्राणी संभोजी। ऑप्शन नंबर डी होगा, प्राणी संभोजी क्यों होगा? तो अमीबा में भी क्या होता है? भोजन का अंतर्गम होता है, पाचन होता है, फिर बहिष्करण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में O2 का कितना प्रतिशत है? 21% है। 21% O2, 78% क्या है? N2। तो N2 की मात्रा लगभग होगा 78%, O2 की मात्रा कितना है? 21%। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, CO2 प्लस H2O, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। तब जानते हैं कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल, इस जल का उपयोग कर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया लसिका है। तो लसिका क्या है? तो लसिका ऑप्शन नंबर ए दिया उत्तक द्रव, बी दिया हल्का पीला। नहीं, लसिका क्या होता है? लसिका तो रंगहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। अब जब बी नहीं होता, ए और बी ये भी नहीं होगा, डी में ऑप्शन नंबर ए है, उत्तक द्रव। लसिका क्या है? लसिका उत्तक द्रव, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पराग कण पाया जाता है किसमें? परागकोश में। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, परागकण कहां पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? तो छोटी आंत का एक भाग कौन है? सिकम, कोलन, मलद्वार, ग्रहणी। ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रहणी। क्या होगा? ग्रहणी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है शुक्राणु कोशिका होती है। शुक्राणु कोशिका क्या होती है? अगुणित होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? सब ये तो आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। ऑप्शन नंबर ए प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, सही है। बी दिया पादप का प्रकाश को मोड़ने के लिए भी सही है, तने की वृद्धि के लिए भी सही। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया? इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ओके, तो ऑप्शन नंबर है ग्रेगर जॉन मेंडल, जेसी बोस, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन दिया है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, *5 पे, *10 पे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, *10 पे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, तिलचट्टा में कितने जुड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10 जुड़े पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी कर देंगे। चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे, यानी लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर।
ओके, चलिए इस तरह का क्या हुआ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद ये सब क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जो भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये इन सभी क्वेश्चन का भी क्या होगा, सॉल्यूशन बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।